नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन के ऑल इन वन जी के सेट डिटेल हिस्ट्री प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान सेट 19 और 20 के प्रश्नों के बारे में। आपको उससे पहले बता दें कि यदि आप सामान्य ज्ञान के हमारे सेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए फेसबुक पर आप हमारे ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको प्रतिदिन एक सेट प्रोवाइड करवाते हैं जो कि जिसमें आपके 11 प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं और 11वां प्रश्न आपका आज का प्रश्न होता है, वह भी सामान्य ज्ञान से ही होता है और उसका जवाब आपसे मांगा जाता है और अगले दिन उस प्रश्न का भी उत्तर हम अगले सेट में प्रोवाइड करवाते हैं। शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? आंसर दिया गया है कनिष्क। तो कनिष्क जो है, इसके बारे में चर्चा करें तो कनिष्क एक कुषाण वंश का महान शासक हुआ है जो कि 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसके गद्दी पर बैठने के उपरांत ही शक संवत का प्रारंभ हुआ है। तो शक संवत भी इसके शासन में आने से ही शुरुआत इसकी मानी जाती है। आगे बात करें तो रेशम मार्ग जो है, यह मार्ग 200 ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये चर्चा में रहा है और आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान स्थिति अगर देखें तो वर्तमान में चीन जो है इस रेशम मार्ग को खोलने की बात कर रहा है। तो आगे बात करें अगर रेशम मार्ग की, रेशम मार्ग क्या है ये? तो रेशम मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ पर रेशम का व्यापार हुआ करता था। रेशम मार्ग यह एशिया को यूरोप से जोड़ता है, यहाँ से रेशम का व्यापार हुआ करता था। अब इन कुषाण वंश की बात करें तो इस रेशम मार्ग पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा है वो कुषाणों का रहा है, जिसमें से कनिष्क जो है सबसे महान शासक हुआ है, इसलिए इस शासक का काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रभाव रहा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा की अगर बात करें तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 80 में आपको जो राज्यसभा है इसकी संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है। 245 में से जो 12 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर आते हैं और ये उन क्षेत्रों से होते हैं जैसे कि कला, साहित्य, सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों से मनोनीत होकर आते हैं। तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब जहाँ पर जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी सीटें भी उतनी ज़्यादा होंगी। जैसे कि आपकी यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 31 हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर दिया गया है SEBI, इसको सेबी कहते हैं। और सेबी है क्या? सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जो कि हमारे स्टॉक बाजार का विनियमन करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1992 में स्थापित किया गया था। भारत में इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। क्लियर? आगे बात करते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर गोदावरी नदी। नासिक क्यों महत्वपूर्ण है यह भी जानने वाली एक जानकारी है। कुंभ मेला यहाँ पर लगता है। भारत में 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं, कौन कौन से हैं जानकारी जरूरी है। एक तो नासिक ही हो गया जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। दूसरा इलाहाबाद सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ होता है। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद पूछा जाए आपसे किस नदी के किनारे है तो इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है। महाकुंभ 12 वर्ष बाद यहाँ पर आयोजन होता है इसका। इसके अलावा हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है।
इसके अलावा उज्जैन, ये 4 जगह हो गई, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ये 4 शहर हो गए महत्वपूर्ण, और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए यह प्रश्न भी बन रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? आंसर दिया गया साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, यह आश्रम गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। सत्याग्रह आश्रम, यह आश्रम जब साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हो गया, इसका नाम साबरमती आश्रम हो गया। यह जो इसकी स्थापना जो हुई थी 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? आंसर है पास्कल के नियम पर। पास्कल का नियम होता क्या है? पास्कल का नियम कहता है कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव को हम शून्य माने, नगण्य माने, बिल्कुल ना माने, ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में अगर किसी द्रव के भीतर जो प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, क्लियर है कि द्रव के भीतर, मतलब अगर संतुलन की स्थिति में है और गुरुत्वीय प्रभाव को हम बिल्कुल ना माने, तो द्रव के भीतर जो प्रत्येक बिंदु पर दबाव होगा वह समान होगा। क्लियर है? ये पहला कथन है पास्कल के नियम का। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा भी ऐसे ही है। कहा गया यदि किसी बर्तन में अगर द्रव रखा हुआ है और उस पर दाब आरोपित किया जाए तो द्रव जो है समान मात्रा में फैलता है चारों तरफ, मतलब जो बर्तन की दीवारें होंगी बराबर उस पर दबाव डालता है। क्लियर है? ये 2 हो गए कथन। अब अच्छा, पास्कल के नियम पर अगर अन्य उदाहरण की बात करें तो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक तो हो ही गया, द्रव चलित ब्रेक हो ही गया, इसके अलावा हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी नियम पर काम करती है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहा जाता है। कर्सर, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पर, वर्ड, एक्सेल या फिर अन्य इस प्रकार के एप्लीकेशंस पर काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, वहाँ पर जो टेक्स्ट की पोजीशन दिखा रहा होता है, आप देखते हैं एक लाइन ब्लिंक किया करती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कर्सर कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। आंसर दिया गया है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? यह एक अर्धचालक है, जिससे आपको पता होगा कि आईसी भी बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड चिप। तो आईसी चिप्स का निर्माण भी इसी पदार्थ के द्वारा किया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। आंसर दिया गया अरक्तता। अरक्तता एनीमिया रोग है। एनीमिया रोग में हो जाता है खून की कमी। खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन कम। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बता दें कि B6 विटामिन, B12, आयरन और फोलिक एसिड जो होते हैं, यह जिम्मेदार होते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। तो अगर B6 की कमी हो गई है, इसका मतलब जो रोग होगा वो अरक्तता हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये मिलेगा नहीं और आरबीसी का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, तो खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सरकार ने विदेश में फंसे हुए भारतीयों को पहुंचाने के लिए कौन सा सबसे बड़ा एवर एक्सरसाइज अभ्यास शुरू किया है? आंसर दिया गया है वंदे भारत मिशन। बहुत ही फेमस मिशन हो गया है वंदे भारत मिशन। हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो विदेश में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए सरकार द्वारा कैसे प्रयास किया जा रहा है, उनको घर वापसी के लिए। आगे देखते हैं, अगला सेट आपका है सेट 20। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शाहजहां के काल में कौन यात्री भारत आया? आंसर दिया गया है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी यह शाहजहां के काल में भारत आया था, और शाहजहां के काल की बात करें तो 1628 में भारत आया हुआ था। इसके बाद इसने भारत की यात्रा भी की, 1630 में यह पटना भी गया था, है ना। तो ये पीटर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए शाहजहां के कौन सा यात्री भारत आया था, तो पीटर मुंडी का नाम
याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष से, पहले 62 हुआ करती थी, अब क्या हो गई? 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति की जो आयु है। उच्चतम न्यायालय की अगर बात कर लें तो जो इसके लिए न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, उच्चतम सीमा का है केवल। न्यूनतम में आप 30 वर्ष में भी बन सकते हैं, इसकी कोई मतलब न्यूनतम सीमा नहीं है। बस आपको होना क्या चाहिए, जो योग्यताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं अगर आप, तो आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? उसके लिए उम्र का न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। आंसर दिया गया है तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले की अगर बात करें हम, तो कोयला आपका 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में कौन कौन से कोयला आता है आपको, यह भी एक जानने वाली चीज़ है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो आपको इसकी जानकारी थोड़ी बता दे रहे हैं कि पीट कोयला होता है सबसे निम्न क्वालिटी का। उसके बाद लिग्नाइट कोयला आता है। लिग्नाइट कोयले के बाद आता है बिटुमिन्स कोयला। तो बिटुमिनस के बाद आता है आपका एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है सबसे उच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है, और यहाँ पर 50-60% ही होती है, और यहाँ पर 60 से 65%, 70% तक होती है लिग्नाइट कोयले में। ठीक है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयले की बात की गई है। इसके भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो आंसर आपको देना है क्या, तमिलनाडु में इसके लिग्नाइट कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। कोयले के उत्पादन की बात करें तो भारत का जो स्थान है विश्व में 3रा स्थान है कोयले के उत्पादन में। ठीक है, अगर भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन झारखंड से होता है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। तो ये 3 राज्य अग्रणी हैं कोयले के उत्पादन में। क्लियर? यहाँ तक हमने प्रश्नों को देख लिया। प्रश्न आपके जो मिल रहे हैं आपके सेट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो उसके आसपास से अन्य क्वेश्चन भी ले रहे हैं। हालांकि सभी उसके बारे में चर्चाएं पूरी तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से जानकारी ज़्यादा आपको प्रश्न से संबंधित मिल जाए, है ना। आप ऐसे इनको सेट को अगर देखते रहेंगे तो आपको पूरा जीएस जो आपका होता है वो कंप्लीट रहेगा। जीके का जो भी आपका पोर्शन होता है आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा माइंड थोड़ा चल रहा है हर क्षेत्र में। आप सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। आगे से आप अगर पसंद कर रहे हैं इस वीडियोस को तो आप हमें बताएं, और आगे हम कोशिश करेंगे आपको लाइव टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आंसर है नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ती है, जो कि तिब्बत क्षेत्र में है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सांगपो के नाम से जानी जाती है, जब चीन की तरफ बहती है, तिब्बत में बहती है पूरब की तरफ, वहाँ सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और नामचा बरवा पर्वत से एक तीखा गार जो बनाते हुए ये भारत में प्रवेश कर जाती है, आंध्र प्रदेश में, है ना। तो वहाँ नामचा बरवा है, और ये सबसे पूर्वी चोटी है, क्योंकि वहाँ से हिमालय का मोड़ भी हो जाता है। उसके बाद आप नीचे देखते हैं चोटियाँ हिमालय की आगे पड़ती हैं म्यांमार तक। क्लियर है? आगे बात करते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आंसर है पल्लवों द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लवों द्वारा कराया गया था, जो कि हेरिटेज साइट है। महाबली के जो रथ मंदिर हैं, है ना, विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थल है। अगर इन के निर्माण की बात करें तो पल्लवों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। नरसिंह वर्मन शासक हुए हैं पल्लवों के, है ना। तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम हैं, इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। कहाँ पड़ते हैं? महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इसका क्लियर आंसर।
यहाँ तक की जानकारी आपकी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। आंसर दिया गया है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। विंडो का मतलब है जो आपके डेस्कटॉप पर दिखाई पड़ती है। विंडो मतलब जिस पे आप सारे कार्य करते हैं, अपने संपादन करते हैं कार्यों का कंप्यूटर पर, वह विंडो कही जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10 चल रहा है ना। तो ये सब जो है ये विंडो के एग्जांपल हैं जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और वो सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। आंसर दिया गया है सौर सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल एक युक्ति है जिसमें क्या किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बात करें इसमें अलग अलग जो अर्धचालक होते हैं उन पदार्थों को, ठीक है, उनको उन पदार्थों का इसमें संयोग करके इनको बनाया जाता है। अर्धचालक बात करें जो फोटोसिंथेसिस जैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल्स की बात करें तो इसमें अलग अलग अर्धचालक पदार्थों को प्रयोग किया जाता है और उनके द्वारा इनको बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार के सौर सेल होते हैं। यहाँ पर प्रकाश की बात की गई है। प्रकाश के द्वारा जब सेल को तैयार किया गया है उस पर, तो जाहिर सी बात है वहाँ आपकी नज़र जाएगी सौर सेल पर। आगे बात करते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। आंसर दिया गया क्रोमियम। जंग रहित लोहा जिसमें जंग ना लगती हो ऐसा लोहा, तो ऐसा लोहा स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में आपको बता दें कि क्या क्या मिश्रित होता है। पहला तो लोहा तो मिश्रित होगा, इसमें निकिल भी मिला दी जाती है और निकिल के साथ इसमें क्रोमियम की भी मात्रा मिला दी जाती है। तब ये चीज़ मिश्रित की जाती है तो एक बनता है स्टेनलेस स्टील जो कि जंग रहित लोहा होता है। क्लियर है? तो स्टील मिल गया, लोहा मतलब स्टील, निकिल और क्रोमियम हो गया बन के आपका जंग रहित लोहा, मतलब स्टेनलेस स्टील इसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल है। आंसर दिया गया जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि उत्पन्न होता है यकृत से, यकृत में बनता है। इसकी एक उचित मात्रा शरीर को आवश्यक होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोशिका में पाया जाता है और कोशिका की जो पारगम्यता होती है और तथा उसकी तरलता जो होगी उसको स्थापित करने में यह मदद करेगा, और अगर ये बढ़ जाए तो वही चीज़ दिक्कत करने लगेगी। तो ये चीज़ हो गया कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, तो जंतु वसा में उपस्थित एक वसीय एल्कोहल है। आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। 1820 में हुआ था, जो कि एक काफ़ी अमीर घराने से बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपना रास्ता अपनाया, सामाजिक कार्य का अपनाया, इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है और इनको एक उपाधि दी जाती है द लेडी विद द लैम्प। द लेडी विद द लैम्प। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि द लेडी विद लैम्प किसे कहा जाता है, वहाँ पर आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल होगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण कुछ सवाल हो गए जो कि सेट 19 और 20 से संबंधित थे, इनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको आगे बढ़ाएं, अन्य को भी इनका लाभ पहुंचाने का मौका दें और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें और इस माहौल में कोविड-19 के चलते घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।